स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ स्पेशल में। और ये स्पेशल तो और ज़्यादा ख़ास है क्योंकि ये 2022 का आखिरी शो है आवाज़ अड्डे का। अब 2023 में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे, तो जैसा हमारा वायदा है कि हर शुक्रवार को हम मार्केट पे ही सिर्फ बात करेंगे। तो पूरे साल हम लोगों ने बहुत सारे मार्केट की चर्चाएँ की, बहुत सारी चीज़ों को समझा, और सबसे अच्छी बात ये थी कि भारत का बाज़ार दुनिया में इतनी उथल पुथल के बावजूद हमारे जो सेंसेक्स और निफ्टी हैं, इन्होंने आउट परफॉर्म किया, पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं 4.5% ये एक बहुत ही अच्छी बात आप कह सकते हैं। इतनी चिंताएं, इतनी उठापटक और इतनी सब चीज़ों के बीच में, और इस बीच में दो बहुत कमाल की चीज़ें हुई हैं। एक कमाल की चीज़ ये हुई कि जो हमारे FIIs ने हैं, उन्होंने पूरे साल में 2.25 लाख करोड़ की बिकवाली की। आप सोच के देखिए, 2.75 लाख करोड़ की बिकवाली की है। लेकिन DI पीछे नहीं थे, इन्होंने इतनी खरीदारी की, 2,74,432 करोड़ की खरीदारी की, यानी जवाबी हमला किया इनके ऊपर, और इसीलिए हमारे मार्केट में दिक्कत नहीं आई और हम लोग मजबूती के साथ खड़े रहे। एक और बहुत दिलचस्प फैक्टर आपको बताता हूँ। पूरे 2022 में 248 ट्रेडिंग सेशंस थे, जिसमें से 124 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी ग्रीन में था और 124 सेशंस में रेड में था। ये कोइंसिडेंस ही है डेफिनेटली कि FI और DI लगभग बराबर और दिन भी लगभग बराबर, जहाँ पे ऊपर नीचे हुआ। तो इस तरह के रेजिलियंस, इस तरह की ताकत भारतीय बाज़ारों ने दिखाई है। तो अगर हम इस पूरे 2022 को एक शो मान लें कि उस शो में दिन भर चर्चा होती रही, बातचीत होती रही है, तमाम डिस्कशन, ये यूक्रेन में ऐसा हो जाएगा, अमेरिका में मंदी आ जाएगी, जापान में टाइटनिंग कर देंगे, तो अंत में आपके मन में एक सवाल आएगा कि भैया ये सब तो ठीक है, करना क्या है, क्या लेना है। तो ये जो 22 पूरा साल खत्म हो रहा है, इसको एक शो के तौर पे आज शाम को हम ये मान के चल रहे हैं कि क्या लेना है, तो उन स्टॉक्स पे हम चर्चा करेंगे। कोई ज़्यादा एनालिसिस नहीं, स्टॉक का एनालिसिस करेंगे कि 2023 में अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है पूरे साल के लिए, तो कौन से वो चुनिंदा शेयर्स हैं जो आपको ज़रूर लेने चाहिए और जहाँ पर आपको बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है। इसके लिए 4 बहुत ही स्पेशल मेहमान हमारे साथ हैं। चारों से मैं 4 स्टॉक्स लूँगा और शो के अंदर उनका रेजोल्यूशन भी पूछूंगा कि नए साल में वो क्या करने वाले हैं। तो कौन लोग हैं जिनसे मैं आपका परिचय करा देता हूँ। जाने पहचाने चेहरे हैं, लेकिन एक बार औपचारिक परिचय बहुत ज़रूरी है। गुरमीत चड्ढा जी हमारे साथ हैं, CIO हैं, फाउंडर हैं कंप्लीट सर्कल कैपिटल के। कंप्लीट सर्कल नाम इसलिए रखा गया, कनॉट प्लेस सर्कल में आपका ऑफिस है ना? नीरज जी, वो भी एक रीजन है। और जैसे हम क्या पूरा सर्कल कवर करना चाहते हैं जब क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं, सक्सेशन प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, एवरीथिंग। ओके, बढ़िया, नहीं बहुत ही बढ़िया, कंप्लीट सर्कल कैपिटल। और इसके साथ हमारे साथ शरद अवस्थी जी हैं, जो हेड ऑफ रिसर्च है प्राइवेट क्लाइंट ग्रुप में SMIFS, कोलकाता से जोड़ते हैं। बहुत ही मीठा शहर है, और आज आपको शरद जी जो है बहुत ही मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। देखिए शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास शो में। साथ ही दिल्ली से एक और हमारे मेहमान हैं पंकज जैन जी, जो डायरेक्टर हैं SW कैपिटल के। और पंकज जी बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक पिकिंग करते हैं और बहुत सारी रिसर्च भी करवाते हैं लोगों से, तो उनसे बातचीत करेंगे। चौथे हमारे मेहमान हैं नवाबों के शहर लखनऊ से मानस जायसवाल। क्या ज़बरदस्त टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो हमने सोचा कि फंडामेंटल एनालिसिस तो सब लोग करते हैं, उसमें टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए भी लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो के लिए क्या ढूंढा जाए। जैसे लोग कहते हैं ना कि बहुत एनालिसिस कर लिया, लेकिन एंट्री पॉइंट तो के लिए तो मानस जी से जैसे टेक्निकल एनालिस्ट की मदद लेनी पड़ेगी। एंट्री कब करनी है, आज करनी है, परसों करनी है, तो उसके लिए आज मानस जायसवाल जी हमारी मदद करेंगे। 4 बेहतरीन पिक्स वो हमें बताएंगे इस मौके पर कि 2023 की पोर्टफोलियो अगर आपको बनानी है तो उसमें क्या क्या शामिल किया जाए। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। बीच बीच में हम लोग मस्ती करते रहेंगे। शरद जी, आपसे शुरू करें आज। तो हमने ये स्ट्रक्चर किया है कि 2 हिस्सों में हमारा इस शो रहेगा। तो 2 शेयर में पहले हिस्से में पूछूंगा और 2 ब्रेक के बाद वाले हिस्से में। तो जो 2 सबसे बढ़िया नायाब हीरे आपने चुने, उसमें से बताइए पहला शेयर कौन सा होगा? पहला शेयर होगा गोदरेज प्रॉपर्टीज। रियल एस्टेट पे हमारा व्यू काफी बुलिश है, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज को इसका फायदा होना चाहिए। और हमारा ये मानना है कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में काफी डिसेंट ग्रोथ रहनी चाहिए अगले 2 साल में। गोदरेज प्रॉपर्टीज चुनने का लॉजिक सिर्फ वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, सबसे बड़ी लैंड बैंक है इनके पास, जिसका फायदा इनको आने वाले समय में मिलना चाहिए। और प्रोफेशनली मैनेज रियल एस्टेट फर्म है, तो उस वजह से भी हमें उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म में काफी बुलिश व्यू है हमारा MIG, HIG को, LIG को लेकर, तो उसका फायदा गोदरेज प्रॉपर्टीज को मिलना चाहिए।
फॉरवर्ड नंबर्स के हिसाब से अगर FY24 के नंबर पे 40-45 के टाइम भी ट्रेड करता है तो हमारे हिसाब से 1500 के आसपास के लक्ष्य के हिसाब से गोदरेज प्रॉपर्टीज एक बेट है, 1 साल के लिए भी और उसके बियॉन्ड भी मुझे लगता है काफी बढ़िया प्रोस्पेक्ट्स रहने चाहिए। दूसरा स्टॉक होगा वोल्टास, कंज्यूमर ड्यूरेबल एयर कंडीशनिंग कंपनी, लार्जली डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। हाँ जी। लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट में जो है थोड़ा जेस्टेशन होता लंबा, जैसे आप पहले दिन जब खरीद लेते हैं तो आपको फिर वेट करना चाहिए थोड़े दिन तक, क्योंकि मकान की वैल्यू उस समय धीरे धीरे अप्रिशिएट होती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब आप न सिर्फ अप्रिशिएशन लेते हैं, उसकी रेंटल यील्ड भी आती है। आप उसमें खुद रह रहे हैं तो आप उसको कैलकुलेट नहीं करते कई बार, लेकिन एक्चुअल में रिटर्न आपको वहाँ से जोड़ना चाहिए। तो इसी तरह से देखना चाहिए स्टॉक को भी कि भैया वो स्टॉक भी वैसे ही चलेगा। नहीं, मुझे लगता है उससे भी ज्यादा स्पीड में चलेगा। उस स्टॉक, ऐसे स्टॉक्स में तो यूजुअली आपको क्या, जो रियल एस्टेट आप खरीदते हैं वहां आपको होल्डिंग काफी टाइम की रखनी पड़ती है और एक 8-9 साल का जैसा साइकिल रहता है जिसमें रियल एस्टेट एक बूम में परफॉर्म करता है, उसके बाद टिपिकल सप्लाई डिमांड सिनेरियो पीक आउट करता है और उसके बाद आपको वापस से रिटर्न आती है। बट इस स्टॉक में मुझे लगता है जिस टाइप की ट्रैजेक्टरी है इंडिया में, खास करके LIG MIG के लिए ग्रोथ की, इस स्टॉक में इस करेक्शन के बाद जो एक वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट था शायद 2600 के भाव में, और वो अब लगभग खत्म हो गया है और आने वाले टाइम में ग्रोथ भी काफी रैपिड रहेगी। तो जैसे जैसे नंबर्स आते हैं मुझे लगता है काफी स्टीप रन अप देखने को मिल सकता है। ओके, बड़े महंगे मकान बिक रहे हैं इस बार। गुरमीत जी, आपके शहर दिल्ली में इस साल 30% रियल एस्टेट के दाम बढ़े हैं, हाईएस्ट पूरे देश में। ये ऐसा क्या है भैया दिल्ली में? मुंबई में नहीं बढ़े इतने दाम। मेरे जी डेटा छुपाता भी उतना है जितना बताता है। दिल्ली में काफी रियल एस्टेट का डाउन टर्न रहा है बहुत साल। बहुत साल दाम बढ़े नहीं। इनफैक्ट अच्छे एरियाज में साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली में 20-30% का करेक्शन हुआ था पीक पे, और 6-7 साल से प्राइसेस बहुत स्टैग्नेंट रहे हैं। और थोड़ा सा कोविड के बाद मुझे लगता है एक थोड़ा सा बड़े मकान का, 2 बेडरूम वाला 3 बेडरूम से जाना चाहता है, जिनका किराए पे वो अपना घर चाहते हैं। तो एक कोविड लेट थोड़ा सा इनिशियल था। बीच में इंटरेस्ट रेट भी काफी लो थे, हमने देखा 7% से कम पे लोन की ब्याज दर थी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स था जिससे बने। बट अभी भी अगर आप 7-8 साल के एवरेज निकालेंगे तो फिक्स इनकम वाला रिटर्न भी देंगे। हाँ, अच्छा शरद जी, दूसरा स्टॉक आपने वोल्टास का नाम लिया था। वोल्टास क्यों? अब तो जाड़ा चल रहा है, ठंड आ गई है। साल भर जाड़ा नहीं चलने वाला, पहले यही बात कर रहे थे ना कि महीने 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा परसिस्टेंट थीम है ठंड से। यस, आई एग्री। 1 डिग्री के आसपास लोग अनुमान लगाते हैं कि 8-10 सालों में बढ़ जाएगा एवरेज टेम्परेचर। यस, और नॉर्थ इंडिया वालों को ये तकलीफ ज्यादा होगी। हम लोग को तो फिर भी कलकत्ता बॉम्बे को इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, टेम्परेचर्स मॉडरेट रहते हैं दोनों साइड पे। तो हमारा ये मानना है कि ये डिमांड लगातार बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल साइड पे भी बहुत तेजी से बढ़नी चाहिए। वोल्टास हमें लगता है ये एक डिसेंट प्ले है इस सेगमेंट को प्ले करने के लिए। अर्निंग्स में अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 30 रुपए के आसपास की जैसी अर्निंग्स कंपनी रिपोर्ट कर सकती है और 40 का मल्टीपल आसानी से मिलेगा 1200 के लक्ष्य के हिसाब से वोल्टास। और हमें लगता है जो करेंसी वाली पीकिंग आउट एक थ्योरी है जो हम 2023 के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन रुपी वैसा डॉलर के अगेंस्ट में स्ट्रेंथन नहीं हुआ है। जैसे जैसे वो स्ट्रेंथन होता है वो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए काफी पॉजिटिव रहना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में एयर कंडीशनिंग के डिमांड में सबसे ज्यादा ग्रोथ इंडिया में आनी चाहिए, तो उसका फायदा भी वोल्टास को मिलना चाहिए। एक बात तुझसे तो मैं सहमत हूँ कि आजकल जो है ना AC जो है पूरे 12 महीने चलता है लोगों के घर में, क्योंकि वाकई गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सर्दी तो मुश्किल से 40-45 दिन की होती है। अभी आजकल गुरमीत जी और पंकज जी बहुत परेशान होंगे, बहुत ठंडी हुई, जनवरी खत्म होते होते AC चलाने लगेंगे, है ना पंकज जी? यही होता है ना आपके दिल्ली में? बिल्कुल नीरज जी, बट मज़ा भी खूब आता है। आई थिंक जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, एक 30 से 40 दिन की पीक समर्स और 30 से 40 दिन की पीक विंटर्स वो थोड़ा परेशान करती है, बट इट्स अ वेरी लाइवली वेदर। और हम तो पुराने दिल्ली रहने वाले, अब आदत पड़ गई है। सो आई थिंक विंटर्स में ज़्यादा मज़ा आता है, समर्स में थोड़ी तंग हो जाती है। बट जैसा कि वोल्टास स्क्रिप्ट की बात हो रही थी, आई थिंक वोल्टास को शायद पीक समर्स में ज़्यादा मज़ा आता होगा। बट ऑल इन ऑल वी आर एंजॉइंग दिस वेदर, और अच्छा लगता है क्योंकि थोड़े समय की बात होती है।